नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा आज समास का प्रकरण हम शुरू करेंगे। समास में हम आज उनकी सामान्य जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। देखिए, समास प्रकरण में हम समास के बारे में पहले ही देखते हैं कि समास होता क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समास शब्द। समास शब्द है वो किससे बना हुआ है? समास शब्द है वो किससे बना हुआ है, पहले वो देखते हैं। देखो, इसमें सम क्या है? सम तो है उपसर्ग। सम क्या है? उपसर्ग। और इसमें धातु कौन सी लगी हुई है? तो सम धातु के बाद में सम उपसर्ग के बाद में जो धातु लगी हुई है वो लगी हुई है अस धातु। कौन सी लगी हुई है? अस धातु। और इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है घई प्रत्यय। इस तरीके से देखिए, सम उपसर्ग, अस धातु और घई प्रत्यय। अब यहाँ पर अस और घई इन दोनों को जोड़ने पर ये क्या शब्द बनता है? आस। अब यहाँ पर हमारे पास दो शब्द आए, एक आया सम और एक शब्द आया हमारे पास आस। अब इनका अर्थ क्या होता है? सम का और आस का। सम का अर्थ होता है निकट या पास। आस का अर्थ होता है बैठना, अर्थात निकट या पास बैठना। ये हमारी निकट और पास बैठने से यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ जब शब्द होते हैं वो दूर दूर से मतलब है कि यहाँ पर लंबे से जैसे बने हुए होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, दूर बने हुए होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, पास में बैठा देते हैं, अर्थात उनको पास में लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ये हमारी समास की व्युत्पत्ति हुई कि समास बना हुआ कैसा है। सम उपसर्ग, अस धातु और घई प्रत्यय के योग से बना है। और दूसरा, हम यदि इसकी परिभाषा करना चाहें तो कैसे होगी? सम असनम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण। अभी हमने कहा कि बड़े बड़े पद लिखे हुए होते हैं और उनको हम शब्द को क्या करते हैं, संक्षेप में लिख देते हैं, और वो संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है, राम है च, कृष्ण है च, ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए, बहुत क्या लिखा हुआ है, दूर लिखा हुआ है और बड़ा भी लिखा हुआ है। हमने पहले अस धातु में लिख देखा और फिर यहाँ पर जो दूसरी चीज हमने पढ़ी संक्षिप्तीकरण, कि यहाँ पर बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है और अब हम इनको क्या करेंगे, संक्षेप में लिख देंगे। तो शब्द क्या बना? राम कृष्णम। इस तरीके से इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अर्थात संक्षेप में कर देते हैं। यही हमारा समास होता है। आगे देखिए, समास के हम भेद करें तो समास के पदों के आधार पर मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर हम लोग 2 और पढ़ते आए हैं। एक हम कौन सा? कर्मधारय समास और एक हम द्विगु समास। ये 2 हम और भी पढ़ते आए हैं, लेकिन ये दोनों ही इनके मुख्य भेद नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो तत्पुरुष समास है हमारा, इसके उपभेद माने गए हैं। तो मुख्य रूप से समास की संख्या होती है वो हमारी होती है 4, और जो 2 है कर्मधारय और द्विगु समास है वो होता है तत्पुरुष का उपभेद। अब यहाँ पर हम लोग इनकी परिभाषाएं देखें, चारों की परिभाषा देखें
और दो हमारे कर्मधारय और द्विगु जो उपभेद है इनकी परिभाषाएं देखें तो कैसे। देखो, सामान्यतः संस्कृत हो या हिंदी हो, इनमें परिभाषाएं अक्सर पूछ ली जाती है। इनको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा, पहले लिखा अव्ययभाव समास। अब ये अव्ययभाव समास जैसे मैंने क्रम से लिख रखा है वैसे आप पहले लिख लीजिए। दूसरा हमने लिखा तत्पुरुष समास और तीसरा हमने लिखा द्वंद्व समास। तीसरा क्या लिखा? द्वंद्व समास। और चौथा हमने लिखा बहुव्रीहि समास। इस तरीके से हमने चारों लिख लिए। अब ये चारों क्यों लिखे और इसी क्रम में क्यों लिखे, देखिए अभी समझ में आ जाता है। हमने यहां लिखा पूर्व पद, पूर्व पद, और ये लिखा हमने उत्तर पद। उत्तर पद कह दो या फिर दूसरा पद कह दो, और पूर्व पद कह दो या फिर हम कह देते हैं पहला पद। ये हमने चीज लिखी। अब लिखने के बाद में देखो, हमने फर्स्ट नंबर पर लिखा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। देखो पहले नंबर पे लिखा तो ये प्रधान हो गया, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रधान। और जो दूसरा पद है, दूसरा पद है वो हमारा होता है कोई संज्ञा पद। अब देखिए दो नंबर पे हमने क्या लिखा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने इसको दो नंबर पे लिखा तो ये दो नंबर इस क्या कर दो? प्रधान कर दो। और ये जो पहला पद है वो क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। इसी तरीके से हमने तीन नंबर पर लिखा द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान। जबकि बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद न दूसरा पद और अन्य पद ही प्रधान होता है। तो हम तीसरा जो कॉलम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं अन्य पद, और ये क्या हो गया? प्रधान। अब एक बात, इसकी परिभाषा देखिए। ये मैंने आपको इस तरीके से बताई क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि अव्ययभाव समास की परिभाषा बताइए, तो उसमें हम कहेंगे जिसका पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद या उत्तर पद क्या हो? संज्ञा शब्द हो। फिर हमसे पूछ लिया गया कि तत्पुरुष समास की परिभाषा बताइए, तो हम क्या कहेंगे कि जिसका दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो? गौण हो, वो तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में जिसमें पहला पद और दूसरा पद अर्थात दोनों पद प्रधान हो तो वो समास हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास में जिसमें न तो पहला पद न दूसरा पद अर्थात अन्य पद ही प्रधान हो, वह समास हमारा कौन सा कहलाता है? बहुव्रीहि समास। अब हमारे दो रह गए, इनकी परिभाषा क्या हो? तो देखिए ये किसके भेद हैं? ये हमारे तत्पुरुष के भेद हैं। तो जो तत्पुरुष की प्रधानता है कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, तो हमें दो जो हमारे रह गए, एक तो रह गया हमारा कर्मधारय और एक रह गया हमारा द्विगु। तो इन दोनों में भी ये का ही ये रूल जो है वो का वो ही हमारा चलेगा कि इनके भी यदि परिभाषाएं पूछी जाती है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास की परिभाषा बताइए, तो तत्पुरुष का उपभेद होने के कारण ये ही परिभाषा होगी कि जिसका दूसरा या द्वितीय पद प्रधान हो और जिसका पहला पद क्या हो? गौण हो, तो वो समास हमारा बहुव्रीहि समास तत्पुरुष समास माना जाता है। अब देखिए यहाँ हमने कुछ नियम लिख रखे हैं।
किसके? क्योंकि हम यहाँ पर 1 नंबर का समास पढ़ेंगे जो अव्ययीभाव समास है। अव्यय समास के हमने कुछ नियम लिख रखे हैं। इन नियमों को देखिए। इस समास में पूर्व पद अर्थात प्रथम पद प्रधान होता है। तो देखिए अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान? पूर्व पद या पहला पद। ये हमारी इसकी डेफिनेशन अर्थात परिभाषा हो गई। दूसरा देखिए, इस समास का प्रथम पद कोई उपसर्ग होगा या कोई अव्यय होगा। अर्थात इसमें जो पहला पद लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? या तो आपको अव्यय मिलेगा या फिर कोई उपसर्ग मिलेगा। क्योंकि हमारे जो नॉर्मल हम परिभाषाएं करते हैं वो करते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के मेल को हम क्या करते हैं? समास करते हैं। जबकि वर्णों के मेल को हम क्या करते हैं? संधि। तो यहाँ पर पद है, तो यहाँ पर जो 2 पद हैं, 2 पद में से जो पहला पद है वो या तो उपसर्ग होगा या फिर क्या होगा? अव्यय होगा। तीसरा देखिए, इस समास से बने हुए शब्द हमेशा किसमें बनेंगे? नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनेंगे। अब यहाँ आगे लिखा है अकारांत शब्द। अकारांत शब्द मतलब किसी भी शब्द के अंत में ए निकले। जैसे राम शब्द है तो राम का हम यदि वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंत में क्या निकलता है? ए। ये हमारा क्या हो गया? अकारांत। यदि अकारांत कोई शब्द आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे? अंतिम स्वर, जैसे ये अंतिम स्वर है, इस ए को हटाएंगे। इसको क्या करेंगे? इसको हटाएंगे और इसके स्थान पर जैसे क्या करेंगे? अम जोड़ देंगे। तो शब्द जैसे हमने लिख देंगे हम राम। इस तरीके से अंत में ए आए, चाहे फिर देखिए आए, अकारांत हो या फिर आकारांत हो, इनके स्थान पर हम इनको हटाएंगे और इनके स्थान पर क्या जोड़ेंगे? अम जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास लता शब्द आ गया, जैसे लता शब्द आ गया तो लता में भी क्या करेंगे? देखो इसके आगे क्या नियम लिखा है? आकारांत शब्द होने पर अंतिम स्वर को आ को हटाकर, ये आ की मात्रा है, उसको हटाकर और इसके स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे? अम जोड़ देंगे। क्या? क्योंकि लत और आ ये हट गया तो ये आधा हो गया और इसके शब्द के साथ में क्या जुड़ जाएगा? अम जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लतम शब्द बन जाएगा। इसके बाद यदि शब्द के अंत में ई, ए, आई वाले कोई शब्द आ जाते हैं तो उन शब्दों के विसर्ग को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाएंगे क्यों? क्योंकि वो हम किस में लेके जाएंगे? नपुंसकलिंग में ले जाने के लिए उसके आगे हम विसर्ग वगैरह नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से यदि उ, ओ, औ अर्थात औकारांत शब्द होने पर अंत में विसर्ग रहित ह्रस्व उ जोड़ देते हैं। ह्रस्व उ, आपको ध्यान रखना है कि इसमें अव्ययीभाव समास में जो भी शब्द बनेंगे वो नपुंसकलिंग एक वचन में बनेंगे। नपुंसकलिंग एक वचन में बनाने के लिए ए और आ हो, शब्द के अंत में ए और आ हो तो उसके आगे अम जोड़ देंगे, उनको हटा देंगे, ए और आ को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या जोड़ देंगे? अम जोड़ देंगे। यदि ई और ए आई हो तो उनको हटाएंगे और उनके हटाकर क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। जैसे ये रहा विसर्ग रहित, लेकिन इसमें विसर्ग रहित होना चाहिए, विसर्ग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि उ, ओ, औ हो तो क्या करेंगे? हम ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब है कि छोटा उ लगाना है, छोटी ई लगानी है। जैसे आपके पास कोई भी शब्द, जैसे नदी शब्द आ गया तो आपको नदी शब्द इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको इसको ह्रस्व करना है अर्थात छोटी ई की मात्रा लगानी है। जैसे आपके पास वधु शब्द आ गया तो वधु को आपको उ बड़ा नहीं लगाना है, नियमानुसार आपको क्या करना है? इसमें छोटा उ लगाना है, तब ही ये शब्द है वो नपुंसकलिंग में जाएगा। क्योंकि इसमें जो पहला पद है वो इसके साथ में जुड़ेगा
तो जुड़ने के बाद में वो क्या बन जाता है, एक अव्यय शब्द बन जाता है। ये हमारी इसके समास के बारे में सामान्य जानकारियाँ हुई। इन्हीं नियमों के साथ हम अव्ययभाव समास पढ़ेंगे, उदाहरणों के साथ हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।